वेलकम बैक टू माय चैनल अंजना एसआर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रितेश मेहता सर, जो कि यूरोलॉजिस्ट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। ग्लोबल यूरोलॉजी हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं, जो कि प्रताप नगर सांगानेर में स्थित है। और आज हम उन्हीं से मुखातिब हुए हैं और आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं प्रोस्टेट के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। और आज हम चाह रहे थे कि हमारे व्यूअर्स को प्रोस्टेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करना चाह रहे थे। तो सर, हमें ये बताएं कि जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बेसिकली प्रोस्टेट क्या है और इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये क्या क्या हो सकता है? देखिए, प्रोस्टेट एक आदमियों में पाई जाने वाली एक सेक्स ग्रंथि है। और ये प्रोस्टेट जो होती है वो पेशाब के रास्ते के अंदर पाई जाती है। जैसे इसमें देखें तो ये पेशाब की थैली है और पेशाब की थैली से ये जो रास्ता जा रहा है इसके सराउंडिंग में ये प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। जी। लगभग 30-40 साल की उम्र के बाद में हार्मोन के चेंजेस होने के कारण आदमियों में प्रोस्टेट की ग्रंथि का धीरे धीरे बढ़ाव होता है। और इसके कारण प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे जैसे प्रोस्टेट बढ़ता है तो उसके कारण ये जो पेशाब के रास्ते का अवरोध पैदा होता है। अगर आप इसमें देखें तो ये जो है ये नॉर्मल प्रोस्टेट ग्रंथि है और यहाँ पेशाब का जो रास्ता है वो नॉर्मल पाया गया है। और जैसे जैसे ये प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है ये पेशाब के रास्ते को अवरोध पैदा करता है, ये अंदर की तरफ फैलता है। तो उससे क्या होता है कि ये पेशाब के रास्ते में सिकुड़न पैदा हो जाती है। और अगर बहुत ही ज्यादा प्रोस्टेट बढ़ जाए तो अगर आप देखें तो यहाँ बिल्कुल ही रास्ता ही ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गया है। तो इस प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण जो मेन प्रॉब्लम पेशेंट को आती है वो पेशाब संबंधी यही आती है कि वो उसको मूत्र विसर्जित करने में काफी कठिनाई पैदा होती है। तो सर, अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अगर किसी को हो गई है तो उसके कुछ प्राइमरी लक्षण होते होंगे कि कैसे वो पता करे कि कुछ ऐसी संभावना है? हाँ जी। पेशेंट को सबसे जो पहले उसको जो महसूस होता है कि जो जिस तरह से पहले अगर वो पेशाब करता था या जिस फ्लो में करता था वो फ्लो उसका जो है पेशाब का कम हो गया है। और उसको ये महसूस होता है कि धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि पेशाब पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है और अभी भी पेशाब की थैली में थोड़ा उनको महसूस होता है कि कुछ पेशाब रह गया है। अगर ये समस्या धीरे धीरे ज्यादा बढ़ती जाती है तो उसके कारण जो पेशाब की थैली है उसमें भी कई प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाता है। और इससे क्या है कि पेशेंट को बार बार पेशाब आना, अर्जेंट हो जाना पेशाब, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई तो इवन बिस्तर भी गीला हो जाता है, वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाता। तो कंट्रोल भी धीरे धीरे उसमें कम हो जाता है। ये इसके मेन लक्षण है। डिजीज जो भी होती है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और अगर जो भी समय पे अगर इसका इलाज कर लेते हैं तो उसका इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने का कोई पर्टिकुलर रीजन होता है या किसी को भी हो सकता है ये? देखिए, इसमें कई रीजंस पाए गए हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें फैमिलियल रीजन, यानी कि अगर जो भी मनुष्य के जो 40-45 साल की उम्र का हो गया और उनकी फैमिली हिस्ट्री है जी। जैसे उनके फादर या दादाजी अगर इस डिजीज से या इस प्रॉब्लम के साथ पीड़ित रहे हैं तो उनमें भी होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें कई बार ऐसा पाया गया है कि या कोई रेसेस हैं जैसे अफ्रीकन अमेरिकन हैं, इस तरह के रेसेस में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा पाई गई है। तो डेफिनेटली हर पेशेंट, हर इंसान जो 40 साल की उम्र के बाद का होता है उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और सिर्फ प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना ही डिजीज या प्रोस्टेट बीपीएच हम जिसे बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो सिर्फ प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ना ही बीपीएच नहीं होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जिनकी बढ़ती है और उसके कारण उनको सिम्टम्स आते हैं या अवरोध पैदा होता है या तकलीफ होती है तो ये सिम्टम कॉम्प्लेक्स हैं।
तो बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है वो एक सिम्प्टोमेटिक कॉम्प्लेक्स है जिसमें प्रोस्टेट बढ़ती भी है और उस प्रोस्टेट बढ़ने के कारण पेशेंट को उसका कारण काफी दिक्कत भी होती है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसको बीपीएच कहते हैं। हर इंसान में नहीं पाई जाती है। हर इंसान जो 50 साल या 60 साल का है उसमें बीपीएच नहीं होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जरूर बढ़ सकती है। हर इंसान के 40-50 साल की उम्र के बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती जरूर है, लेकिन सभी को प्रॉब्लम हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या मेडिसिन से ये ठीक होगा या फिर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर? जिन पेशेंट्स को बीपीएच की शिकायत है, जैसा मैंने आपको बताया कि बीपीएच यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ना और उसके कारण प्रॉब्लम होना, तो जैसे मैंने आपको ये 3 पिक्चर्स दिखाई थी कि वो पेशेंट किस अवस्था में डॉक्टर को दिखाता है। कई लोग क्या है अपनी प्रॉब्लम्स को उस तरह से ध्यान नहीं रखते हैं। अगर वो लेट स्टेज में आते हैं तो उसमें कई बार क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो जब तक ये सब उसकी ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि मरीज किस अवस्था में डॉक्टर के पास पहुंचता है। अगर अपनी प्रॉब्लम चालू ही हुई है और ज्यादा तकलीफ नहीं है, वो डॉक्टर के पास आके और उसको प्रॉपर उसका चेकअप करा लेता है, तो आजकल जो मेडिसिन है वो बहुत ही कारगर है इसके लिए, और वो देने से पेशेंट में काफी जो इम्प्रूवमेंट हमने देखा है। सर्जरी की रिक्वायरमेंट तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो बहुत ही कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट की ग्रंथि के बाद होने के कारण अगर किसी को कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगे या उसके सिम्टम्स इतने ज्यादा हैं कि दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसे केसेस में हम लोग सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। वरना अगर एक मोटे रूप से देखें तो 80% ऑफ द पेशेंट्स को जो बीपीएच के पेशेंट हैं वो मेडिसिन से काम चल जाता है। सिर्फ 10 में से सिर्फ 1 या 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक्चुअली सर्जरी के लायक होते हैं। तो मेडिसिन से काफी कंट्रोल हो सकता है, पर उसमें ये है कि पेशेंट को टाइमली आना चाहिए। ठीक। तो सर इसमें अगर कोई भी पेशेंट है उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है तो इनिशियली स्टेज पे क्या क्या डायग्नोस ऐसे हैं जैसे कि पता कर सकते हैं कि पेशेंट को ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है? जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है और उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद में जो कुछ जरूरी टेस्ट वो हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो एक सोनोग्राफी। सोनोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। उसमें कई हर चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि प्रोस्टेट साइज क्या है, और दूसरा उसके कारण कोई गुर्दे के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है प्रोस्टेट की वजह से। तीसरा उसमें पेशाब पहले करने से पहले और करने के बाद में, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि जब भी जो पेशेंट है पेशाब करने के बाद में कितना यूरिन अंदर रह रहा है, तो ये सारी जानकारी हमें सोनोग्राफी से मिल सकती है। ये हमें काफी एक सहायता देता है कि मरीज के लिए क्या दवाई बेटर रहेगी, क्योंकि कोई एक दवाई नहीं है। इसमें हम लोग पेशेंट की एज के हिसाब से और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम लोग उसमें डिफरेंट मेडिसिन हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एक भी ये बेसिक असेसमेंट सोनोग्राफी से होना बहुत जरूरी है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि उसको किस प्रकार की मेडिसिन देनी है। सोनोग्राफी के अलावा भी और टेस्ट हैं, जैसे यूरोफ्लोमेट्री है और जो है यूरिन एग्जामिनेशन है। ये बेसिक असेसमेंट जरूरी है, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है कि उसके कारण कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। यूरोफ्लोमेट्री में हम लोग ये पता लगाते हैं कि उसका यूरिन फ्लो कैसा है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब इस तरह का कोई भी पेशेंट आता है तो उसका जो है एग्जामिनेशन, यानी कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन, जो एक उंगली द्वारा प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन होना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास ऐसा आता है तो उसकी प्रोस्टेट की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास मरीज आता है तो हम उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी हमेशा पता करते हैं। जैसे अगर किसी के पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट में अगर कोई प्रोस्टेट कैंसर से डेथ हुई है या प्रोस्टेट कैंसर
पाया गया है, जी तो ऐसे केसेस में उनका भी असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। तो जब हम फिंगर द्वारा पैरेंटल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हम ये असेस करते हैं कि कहीं उसे प्रोस्टेट कैंसर की समस्या तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिलियल रन करता है, तो ऐसे में हमको उनको असेस करना जरूरी है कि वो प्रोस्टेट कैंसर से तो कहीं पीड़ित नहीं है। किसी भी पेशेंट के अंदर अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि उसमें जो प्रोस्टेट की हमने जो जांच करी है फिंगर द्वारा वो सही तरीके से नहीं पाई गई है या हमें कुछ भी प्रोस्टेट कैंसर का डाउट है, ऐसे में हम सीरम पीएसए एग्जामिनेशन होता है जिसको हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं जी उसका टेस्ट जरूर करते हैं। वो टेस्ट हमें एक रफ आइडिया देता है कि इस मरीज को प्रोस्टेट कैंसर की संभावना है या नहीं। जी अगर किसी का मरीज का पीएसए बढ़ा हुआ आता है तो ऐसे में हम थोड़े ज्यादा सचेत हो जाते हैं। हालांकि ये कुछ जरूरी नहीं है कि जिसका पीएसए बढ़ा हुआ है उसको प्रोस्टेट कैंसर होता है, जी कई और कारण भी हैं जिनके कारण पीएसए बढ़ सकता है, लेकिन जो मुख्य कारण है पीएसए बढ़ने का वो प्रोस्टेट कैंसर है। और स्पेशली जब मैंने आपको बताया कि किसी के अगर फैमिलियल हिस्ट्री है तो ऐसे केसेस में तो पीएसए होना चाहिए। तो आज आपने देखा रितेश मेहता सर ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोस्टेट से रिलेटेड दी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर कोई भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए। स्क्रीन पे मैं रितेश सर के नंबर दे रही हूँ। अगर कोई भी इंक्वायरी या परामर्श आप लेना चाहते हैं तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।